ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 7, 9 और 5 दिन में करते हैं। यदि वे किसी कार्य को एक साथ संपन्न करें तो उन्हें 7,150 रुपये दिए जाते हैं। ए को कितनी राशि मिलेगी? तो ए बी सी उनको इतने इतने दिन लग रहे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हमें एक बात पता है कि इनकी हमें कार्य क्षमता ज्ञात करनी होगी, यानी पूरे काम को ये अकेले कितने कितने दिन में कर सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनकी गुणा ही एलसीएम हो जाएगा। तो यह मान लेते हैं कि टोटल काम 315 है। ए को लगते हैं 7 दिन। 7 की यदि हम इसी क्षमता के साथ देखें तो 315 कार्य करने में इसे कितने दिन लगेंगे? तो 7 से इसको भाग दे देते हैं। सीधा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों की गुणा ही भागफल होगी 45। इसी तरह बी की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए ए व सी का गुणनफल 35 और सी के लिए इन दोनों का गुणा। तो ये तीनों आ गई इनकी कार्य क्षमता। लेकिन काम इन्होंने अब एक साथ किया है, तो इस कार्य क्षमता के साथ तो इनका ऐड हो गया 5, 5, 10, 3, 13 हासिल 1, 8 और 6 14। इनकी इकट्ठी कार्य क्षमता है 143। अब इन्हें राशि मिली है 7,150। काम किया है इकट्ठा और हमें क्या ज्ञात करना है? ए को कितनी राशि मिली? तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए ने 45 के साथ काम किया है। यहाँ से इसको काटें तो 43 5 यानी 50 पर कटेगा 0, 45 5 225। तो 2250 रुपये ये ए का हिस्सा है। 56,800 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो ब्याज की दर है वो 10% है, लेकिन ये दर है वार्षिक और वो ब्याज कैलकुलेट करेगा आधे वर्ष पर ही। आधे वर्ष के बाद संयोजित होगा तो दर भी आधी हो जाएगी, यानी 6 महीने के लिए दर होगी 5%। 5% का मतलब हो गया, इसकी हम फ्रैक्शन बनाएं 1/20, यानी 20 यदि मूल राशि थी तो उस पर एक ब्याज जनरेट होगा आधे वर्ष में, तो विसर्जन हो जाएगा 21। अब ऐसा कितने समय के लिए होगा? 1.5 वर्ष के लिए। 1.5 वर्ष यानी 18 महीने, तो 6 महीने के 3 बार, यानी समय हो जाएगा 3। तो समय होता है इनमें पावर के रूप में 20 की 3 हो जाता है 8,000 और 21 की 3 हो जाता है 9261। तो ये मूल राशि और ये मिश्रधन दोनों का यूनिट है। इनको जब माइनस करते हैं तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो 1261 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा जब हमारी यूनिट ये है। लेकिन वास्तव में राशि थी कितनी? 56,800। यहाँ हमारे पास राशि है 8,000, तो 8,000 की वैल्यू है 56,800। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 56,800 बटे 8,000। और हमें ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। उसकी यूनिट कितनी है? 1261। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 8 पर ये कटेगा, 8 7 56 और 8 एकम 8। 71 की इससे गुणा कर देंगे, 71 एकम 71 हासिल 7, 71 छिक्के 426 और 7 433 हासिल 43, 71 दूने 142 और 43 185 हासिल 18, 71 एकम 71 और 18 हो जाएंगे 82, एक नीचे 0 भी है। तो 8,953.1 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। निम्न भिन्नों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न यानी फ्रैक्शन याद करनी है, 4 दे रखी हैं। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ ऊपर सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 90 हो जाएगा, 30 50 20। अब भाग कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू आएगी 9, यहाँ पर 7 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पर भी 7 पॉइंट कुछ, और ये 5 चौके 20। अब देख रहे हैं 9 सबसे बड़ा है, 4 सबसे छोटा है। तो जो सबसे पहले भिन्न थी 9/10 ये सबसे बड़ी हो जाएगी और 2/5 ये सबसे छोटी हो जाएगी। 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं? तो पूरी तरह भाग होने का मतलब है कि सबसे पहले हमें 4, 5, 6 का एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम होता है 60। इसका मतलब 60 पहली संख्या है जो 4, 5, 6 से पूरी भाग हो जाती है। लेकिन हमें कौन सी लेनी है? केवल 200 और 600 के बीच, यानी 600 को भी नहीं लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम 600 में से 1 कम कर देंगे, यानी 599 तक कितनी संख्याएं 60 से विभाजित हैं और 200 तक कितनी संख्याएं 60 से विभाजित हैं, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो ये होता है हमारा 599/60 और ये हो जाएगा 200/60। हमें केवल पूर्ण अंक लेने होंगे। पूर्ण अंक का मतलब कि 60 का इसके अंदर जब भाग देंगे तो पहाड़ा कितनी बार जाएगा? तो 60 नहीं में 540, इसके बाद यहाँ कुछ फ्रैक्शन बचेगी, उसे हमें नहीं लेना, केवल पूर्ण अंक लेना है। इसी तरह 60 3 180, तो 9 में से 3 लेंगे तो 6 हमारा आंसर होगा। कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि दूध व पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाना होगा? तो इसे हम 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही यूज़ कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। शुरू में दे रखा है मिल्क वाटर, ये रेशो है 2:1। शुरू में जो 60 लीटर मिश्रण में है उसमें ये है। अब कहता है अनुपात बदल देंगे, क्या कर देंगे 1:2। तो इसके लिए हमें मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाना होगा, यानी वाटर ही ऐड करना है। तो क्वेश्चन को देखते ही हमें यह समझ जाना होगा कि दूध की मात्रा के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अनुपात जो बदलेगा वो तो बदलेगा ही, लेकिन दूध की जितनी मात्रा शुरू में थी वो उतना ही लीटर दूध पूरे मिश्रण के अंदर रहेगा, चाहे हम कितना ही पानी ऐड करते रहें, दूध इतना ही रहेगा। इसका मतलब दूध यहाँ पहले 2 यूनिट था, 2 अनुपात था, यहाँ अब अनुपात 1 ही है, तो इसे भी हमने 2 ही बना लेना होगा।
ताकि अनुपात दूध का बराबर हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये दूसरा हमारा अनुपात है इसे दोनों तरफ 2 से गुणा करनी होगी। तो ये 2 एकम 2 और ये हो गया 4। अब दोनों तरफ दूध की मात्रा सेम हो गई, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ा है क्या, पहले पानी था 1 यूनिट, अब है 4 यूनिट। तो हमने कितनी बढ़ोतरी की है, कुल 3 यूनिट की बढ़ोतरी की है किसमें, पानी में। तो शुरू में 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी, टोटल था 60 और अनुपातों का जोड़ है 2 और 1 3। 1 यूनिट की वैल्यू है 20 लीटर। तो हमने 3 यूनिट और बढ़ाया है, तो 20 दिए कितना हो जाएगा 60 लीटर। तो 60 लीटर पानी हमें और ऐड करना होगा। इन 3 संख्याओं का HCF क्या होगा, तो सबसे पहले देखते ही पता चल रहा है कि इन 2 के बीच अंतर कम है, यहाँ अंतर ज़्यादा है, तो कम अंतर ले लेना है। अंतर कितना है 133। अब क्या 133 इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर रहा है, यदि तीनों को कर रहा है तो 133 ही HCF हो जाएगा। लेकिन 133 इनको भाग नहीं कर रहा है, क्योंकि 133 को 3 से करेंगे तो 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 13 2 26, इसका मतलब 133 HCF नहीं है। तो अगला कार्य क्या करना होता है, इसके हमें गुणनखंड करने होते हैं। 133 किससे भाग होता है, 19 के पहाड़े में आता है, 19 7 133। अब पहले 19 से चेक करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट हमें लेना होता है। तो क्या 19 इसको भाग कर रहा है, 19 एकम 19 कितना बचा है 13 133, 19 7 133। इसको यदि चेक करें 19 2 38, 19 चौके 76, इसके लिए 19 3 57 और 19 7 133। तो 19 तीनों को काट रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 19। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं। यानी ये 5 अंक काम में लेने हैं, इन अंकों को किसी को रिपीट नहीं करना, और जो संख्या बनेगी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो कितनी संख्याएं हम ऐसी बना सकते हैं, तो अभाज्य संख्या होने के लिए जो शर्त होती है कि उसके अंदर वह संख्या किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, खुद को और उस संख्या को छोड़कर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इन 5 से जो भी अंक बनेगा उनके अंकों का जोड़ कितना हो रहा है, यदि हम देखें तो 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, और चूंकि 15 3 से पूरा विभाजित है, इसका मतलब हम जो भी संख्या बनाएंगे हर बार वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य होगी, तो इसका आंसर होगा 0। किसी कार्य को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 लोगों को लगाया गया, 25 दिन के बाद 5 आदमी और लगाए गए, जिससे कि कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि अतिरिक्त आदमी न लगाए जाते तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता। यानी शुरू में कार्य करना था 38 दिनों के अंदर और 30 व्यक्ति उस दौरान मौजूद थे, उसके बाद 25 दिन के बाद 5 आदमी और लगाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 38 में से 25 दिन तो काम कर दिया गया है, काम कितने दिन का बचा है 13 दिन का, और व्यक्ति 5 अतिरिक्त, यानी कुल व्यक्ति हो गए 35। यानी ये 35 आदमियों को ये काम 13 दिन में करना था, लेकिन उन्होंने 1 दिन पहले ही कर दिया, यानी 35 व्यक्तियों को कोई काम करने में 12 दिन लगे हैं। अब कहता है यदि अतिरिक्त आदमी न लगाए जाते तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता। अतिरिक्त कितने लगाए थे 5, यानी 5 ये न लगाते तो आदमी 30 ही रहते, तो 35 व्यक्तियों को कोई काम करने में 12 दिन लगते हैं, तो 30 को कितना लगेगा यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। 35 गुणा 12 ये हो जाएगा कुल कार्य, और कुल कार्य को यदि हम इन व्यक्तियों से भाग करेंगे संख्या से, तो हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी। 5 7 35, 6 30, 6 दूने 12, यानी ये 30 व्यक्ति 13 दिन के काम को 14 दिन में करेंगे। तो कितने दिन बाद समाप्त होगा, 13 दिन के बाद तो होना ही था, अब 1 दिन और लगेगा। कि एक मेज़ को 40 रुपये की बजाय 30 रुपये में बेचने पर 5% ज़्यादा हानि होती है, तो मेज़ का क्रय मूल्य क्या होगा। 40 में बेच रहे थे किसी मेज़ को और अब बेचना है उसको 30 रुपये में, तो हम देख रहे हैं कितने रुपए के अंदर कितनी कमी आ गई, 10 रुपया हम इसे और कम में बेच रहे हैं। इससे क्या हो रहा है 5% हानि ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 5% इन 10 रुपयों के बराबर है। 1% क्या हो जाएगा 10/5, यानी 2 रुपये के बराबर। हमें बताना है मेज़ का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ये अपने आप में हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 2 है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 गुणा 2, 200 रुपये। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 से फेल हो गया, दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए और उसने पास होने के अंकों से 25 ज़्यादा प्राप्त किए। पास होने के अंकों का प्रतिशत बताना है। तो इसके अंदर जो पहला छात्र था उसने 30% अंक लिए हैं, लेकिन फिर भी जो है 25 कम रह गया पास होने से। वही दूसरे ने 40% प्राप्त किए हैं, लेकिन इसने जो पास होने के मार्क्स थे उससे 25 ज़्यादा ले लिए। इसका मतलब बीच की जो लाइन है ये हम मान लेते हैं कि ये पास होने की लाइन है। तो एक छात्र 30% लेने के बाद भी 25 पीछे रह गया, दूसरा 40% लेकर 25 आगे निकल गया। तो प्रतिशत में दोनों के बीच कितना फ़र्क है, प्रतिशत में फ़र्क है 10% का। अंकों में फ़र्क कितना है 25 और 25,
50 का, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 50, 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 5 आ जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है पास होने के अंकों का प्रतिशत। तो पास होने के लिए 30% तो इसको चाहिए थे, प्लस 25 और लेने थे अंक। अब 25 अंकों को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं 5 अंक का मतलब 1% है, तो 25 अंक का मतलब कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये 5 का 5 गुना है, तो इधर 1 का 5 गुना 5% हो जाएगा। तो 30% प्लस 5% पास होने के लिए अनिवार्य अंक थे 35%। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अंकित करता है और नगद दाम देने पर 10% का बट्टा भी देता है, यानी डिस्काउंट देता है। नगद दाम पर वस्तु बेचने का लाभ कितना होगा। तो शुरू में दे रखा है वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा, यानी कॉस्ट प्राइस यदि उस वस्तु का 100 रुपये था तो उस पर अंकित मूल्य यानी मार्क्ड कितना किया था प्राइस, 25% ज़्यादा, यानी 125 रुपये उस पर मार्क्ड किया था। फिर कहता है नगद दाम देने पर 10% का बट्टा भी देता है, बट्टा मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 125 पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 125 का 10% होता है 12.5 रुपये। तो नगद दाम देने पर वस्तु जो उसने बेची है, तो 125 में से 12.5 उसने डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितने की बेच दी, 112.5 रुपये की। लाभ बताना है, खरीदी थी उसने 100 रुपये में, बेची 112.5 में, इसका मतलब 12.5 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत में ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस जब 100 होता है तो जितना लाभ होता है वही प्रतिशत में होता है। अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो यह मान लेते हैं कि किसी वस्तु का कुछ कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद उस वस्तु को हम सेल करते हैं, फिर हमें प्रॉफिट होता है। तो कहता है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, तो पहले हमें इन्हें कुछ मानना होगा। हम यह मान लेते हैं कि पहले 1 प्रॉफिट हो रहा था और वस्तु हमने 2 यूनिट में खरीदी थी और 3 में बेची, तब हमें 1 प्रॉफिट हुआ। फिर इसको अप्लाई करते हैं कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देना है। विक्रय मूल्य को 2 गुना किया, यानी 3 की वस्तु 6 में, और प्रॉफिट हो जाता है 3 गुना। अब उस पर प्रॉफिट हो रहा है 3, यानी कोई वस्तु हम 6 रुपये में अब बेचें, 3 उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम खरीदेंगे कितने में, 3 में। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 ही उस पर लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 100% प्रॉफिट। 3 की पावर 35 में इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यानी 3 को 3 से ही गुणा करना है 35 बार। तो सीधा आंसर तो निकालना मुश्किल है। एक पैटर्न नोट करते हैं इनकी पावर्स के बीच कि 3 की पावर जब 1 होती है तो आंसर आता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, फिर 81, 3 की 5 243, इसका 3 गुना 729, और इसका 3 गुना 29 30 87, और इसका 3 गुना यानी 3 की पावर 8 हो जाती है 65 61। यहाँ हम अंतिम अंक देख रहे हैं 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, यानी प्रत्येक 4 पावर के बाद अंक है वो रिपीट होगा। तो 3 की पावर 35 है, इसको यदि हम 4 से भाग दें तो 4 8 है 32, यानी 32वीं पावर तक अंतिम अंक क्या आ जाएगा, फिर से 1, फिर 33 34 35, यानी 3 पावर और बचेगी। यहाँ से कितना बच रहा है 3, और 3 में हम देख रहे हैं अंतिम अंक क्या है 7 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। यदि वे एक स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो हमने दोनों मोमबत्तियों को यहाँ लिख लिया है, और यह मान लेते हैं इनका एलसीएम 12, इनकी ऊंचाई मान लेते हैं हम 12 मीटर, क्योंकि दोनों की समान है। अब ये पूरी तरह जलने में 4 घंटे लेती है और 12 मीटर इसे जलना है, तो यहाँ से इसकी इफिशिएंसी 1 घंटे की हो जाएगी 3 मीटर, और 3, और यहाँ से इसकी हो जाएगी 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही समय पर वे जलना शुरू करती, इन्हें जलना है 12-12 मीटर दोनों को। तो पहली की इफिशिएंसी 3 है, तो इसको कुछ समय लगेगा, तभी उसका जो अनुपात है दोनों का ये रह जाएगा 2/3। इसी तरह दूसरी जलेगी वो 2 इफिशिएंसी के साथ, कुछ समय लगेगा, इतने मीटर जल जाएगी, 12 में से दोनों को घटाएंगे तो अनुपात रहेगा 2:3। अब तिरछी गुणा हो जाएगी, 36 माइनस 9t बराबर 24 माइनस 4t। ये 24 इधर आएगा, 36 में से घटेगा 12, और 9t उधर जाकर प्लस का होगा तो 5। तो टाइम लगेगा इन्हें 12/5 घंटे, फिर इनकी ऊंचाई रह जाएगी 2 और 3। यदि 7 अंकों की संख्या 5 2 a 6 b 7 c 33 से पूरी तरह विभाज्य है और a b c ये सभी अभाज्य हैं यानी प्राइम नंबर हैं, तो 2a + 3b + c का अधिकतम मैक्सिमम मान हमें बताना है। तो दी गई संख्या दे रखा है 33 से विभाज्य है, 33 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या 3 से और 11 से, इन दोनों से भी विभाज्य होगी। पहले 11 के लिए चेक करें इन सभी अंकों को। तो 11 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि जो एकांतर अंक होते हैं यानी अंतिम अंक, फिर एक छोड़ दें, फिर एक छोड़ दें और फिर एक, इन सभी का जोड़, इनका जोड़ हो जाएगा a5 + a + b + c, और बाकी संख्या जो बच गई 7 6 13 और 2 15।
यानी इन दोनों के बीच अंतर या तो होना चाहिए 0 या 11 के पहाड़े पर आना चाहिए इनका अंतर। तो 0 होने के लिए क्या चाहिए हमें, a + b + c इन सभी का जोड़ कितना होना चाहिए 10, फिर 10 और 5 15 और इधर भी 15, यानी अंतर हो जाएगा 0। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई कि a + b + c = 10 है। अंतर 11 नहीं हो सकता है क्योंकि फिर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ और जानते हैं कि 3 से चेक करने के लिए अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। तो 5 2 7 6 13 7 अंकों का जोड़ है 20 और a + b + c का जोड़ कितना है वो जब वैल्यू लेंगे 10 तीनों की वैल्यू तब 30 3 से भाग हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो ये है हमारी, ये बिल्कुल सही है कि तीनों अंक जो आएंगे यहाँ उनका जोड़ 10 होगा। अब तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10 से छोटी या यूँ कहें एक अंक की अभाज्य संख्याएं 4 हैं, 2 3 5 7। तो 10 जोड़ किनका बनेगा, ये जो पहली 3 है 2 3 और 5। तो हमारा फाइनल आंसर अब आएगा कि 2a + 3b + c में हमें 2 3 5 पुट करना है और मैक्सिमम मान हमें चाहिए। तो b की जगह तो हमें पुट करना होगा 5 ताकि 5 3 15 वैल्यू और बड़ी हो। a की जगह पुट करना होगा 3 और यहाँ पुट करना होगा 2। तो 2 3 6 3 5 15 15 6 21 और 2 23। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23। दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 1 2 और 2 3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1 1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो मिल्क और वाटर का रेशो हमें अलग अलग दोनों बर्तनों के लिए दे रखा है। पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना होगा कि पहले बर्तन के अंदर कुल कितना यूनिट मिश्रण है, तो 2 और 1 3 यूनिट, और दूसरे में है 3 और 2 5 यूनिट। तो पहले हमें ये मात्रा इक्वल करनी होगी यूनिट के अंदर, तो इसको हमें करना होगा 5 से गुणा और इसे करना होगा 3 से गुणा। तो ये 3 5 15 हो गया, ये 5 3 15 हो चुका है। लेकिन जो ये 5 और 3 से गुणा की है यही गुणा हमें अंदर भी करनी होगी, यानी ए मिश्रण के लिए तो दोनों तरफ 5 5 से गुणा, बी मिश्रण के लिए दोनों तरफ 3 और 3 से गुणा। अब चूंकि दोनों का एक एक अनुपात लेना है तो ये अनुपात हो गया 5 एकम 5 और 3 दूना 6, 5 और 6 11। वहीं दूसरी तरफ 2 5 10 और 3 3 9, 10 और 9 हो गए 19। तो नए बर्तन के अंदर जो नए मिश्रण के अंदर अनुपात हो जाएगा 11 और 19। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत बताएं। हरियाणा CET के अंदर 6 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा गया है। लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। यह दे रखा है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। तो SP यदि हम यह मान लेते हैं 100 यूनिट है तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 96% होता है 96। तो CP आ गया 96 यूनिट, SP है 100 यूनिट। तो कोई वस्तु हम 96 में खरीदें और 100 में बेच दें तो हमें कितना लाभ होगा, 4 यूनिट का। और हमें पूछा लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुल लाभ और नीचे लिखते हैं CP और 100 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ से हम काट देते हैं 24 पर, ये दोनों भी 4 पर कट रहे हैं, 25 और ये 6 से इसको भाग देते हैं तो ये 4.1666 यानी 4.17% ये लाभ प्रतिशत होगा। एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति बताएं। तो औसत गति का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले टोटल टाइम याद कर लेते हैं, कुल कितना समय उसे लगा है। तो चूंकि ये एक वर्गाकार मैदान है तो चारों जो दिशाएं हैं, जो दूरियां हैं चारों बराबर हैं, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक दूरी x किलोमीटर यूनिट की है। तो जब इस दूरी को पहली दूरी को तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा, दूरी बटे 4। एक दूरी है, एक स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी तरह अगली दूरी हो जाएगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम चारों जो टाइम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं x बटे 800, x बटे 200 सभी से कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1, इसमें से x बटे 200 बाहर आ गया, 1/2, फिर बचेगा 1/3 और अंत में बचेगा 1/4। अब इन सभी का हम ले लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 12। ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर 1 है तो सीधा 12 आएगा, 2 छिक्के 12 होते हैं, 3 चौके 12 होते हैं और 4 3, यानी ये हो जाएगा 25/12। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब 25 से ये कटेगा 8 पर, तो कुल समय लगेगा x बटे 12 8 96। कुल दूरी कितनी है, चारों दूरी हम ऐड कर दें, 4x टोटल डिस्टेंस हो गई और टोटल टाइम कितना लगा है x बटे 96। तो 96 ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल, 96 चौके होते हैं 384, तो औसत गति होगी 384 किलोमीटर प्रति घंटा। 2√11, 4√3, 3√5 और 5√2 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो चाहे तो हम अंडरूट के मान निकालें और फिर इनसे गुणा करके पता करें, या एक काम और कर सकते हैं, सभी का हम वर्ग कर देते हैं, यानी सभी के ऊपर वर्ग लगा देंगे। तो ये संख्या क्या बनेगी, 2 का स्क्वायर 4 गुणा √11 का स्क्वायर क्या होता है 11, तो ये संख्या बन गई 44। इसी तरह ये 4 चौके 16 तिये 48, 3 तिये 9 5 45 और जो लास्ट में है 25 दूने 50, तो सबसे छोटी संख्या है 44। तो 2√11 सबसे छोटी संख्या है।
दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5, 7 हो जाता है। संख्याएं बताओ। तो पहले संख्याओं का अनुपात था 3, 5, फिर दोनों में हमने दोनों तरफ 10, 10 की बढ़ोतरी की है दोनों संख्याओं में, अब अनुपात हो गया 5, 7। तो अनुपात के अंदर यदि हम चेक करें तो पहली संख्या 3 से 5 हो गई, दूसरी 5 से 7 हो गई, यानी अनुपात में 2 की बढ़ोतरी हुई है दोनों तरफ, और अंकों में भी दोनों तरफ बढ़ोतरी है 10 की। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। दोनों संख्याएं बतानी है। संख्याएं पहले 3 और 5 के अनुपात में थी, 1 अनुपात की वैल्यू 5 है, तो पहली संख्या हो जाएगी 5 3 15 और दूसरी हो जाएगी 5 5 25। किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 30, 11 और 7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत का रेशो हमने लिख लिया है, हमें चाहिए संख्या। तो 1 रुपये के कुल 30 रुपये बनेंगे, तो हमें कितने सिक्के चाहिए होंगे 30। 50 पैसे के 11 रुपये बनाने हैं, इसका मतलब हमें सिक्के कितने लेंगे होंगे 22। इसी तरह 25 पैसे के हमें 7 रुपये बनाने होंगे, तो 28 सिक्के हमें चाहिए 25 पैसे के। तो सिक्कों की कुल संख्या यहाँ से हमारे पास हो गई 80, लेकिन क्वेश्चन में कुल कितने सिक्के हैं 480। इसका मतलब 1 यूनिट यहाँ पर 6 सिक्कों के बराबर है। 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, तो यहाँ हमारे पास संख्या कितनी है 50 पैसे के सिक्कों की 22, तो कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी 22, 1 की है 6, 22 सिक्के, तो हमारे पास 132 सिक्के हैं। एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है और 25% लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? तो हमें दे रखा है 25% उसे लाभ हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो वो बनेगी 1/4। अब इस 1/4 का क्या मतलब है कि 4 यदि दूध की मात्रा है तो वो 1 उसमें पानी मिला रहा है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कुल मिश्रण कितना हो चुका है 5 यूनिट। इस 5 यूनिट में 4 यूनिट दूध है और 1 पानी है। तो अब हमें ज्ञात करना है पानी की मात्रा। तो पानी है 1 यूनिट, कुल कितना मिश्रण है 5% बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से पानी की मात्रा आ जाएगी 20%। जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तब उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये है। 30% की छूट पर उसका विक्रय मूल्य बताएं। शुरू में जो डिस्काउंट था वो था 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 यदि वस्तु का अंकित मूल्य था तो उस पर 1 की छूट दी जा रही थी और वस्तु 4 में बेची गई। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो जब मार्क्ड प्राइस 5 यूनिट था तब हमने वस्तु कितने में बेची थी 4 में, लेकिन वास्तव में वस्तु कितने में बेची है उसने 24 रुपये में। यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू है 24, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 30। तो मार्क्ड प्राइस हमने याद कर लिया है। अब इस पर 30% की छूट देनी है। छूट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है, तो 30 का 30% हो जाएगा 9। तो 30 की वस्तु 9 छूट के साथ जब बिकेगी तो कितने रुपए में बिकेगी, तो 21 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितने में खरीदी थी उसी रेट पर बेचेगा, लेकिन 200 ग्राम कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन हैं उसमें प्रॉफिट का जो सीधा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम देसी भाषा में कि ठगी कितनी मारी है, और दूसरा नीचे लिखेंगे सही माइनस ठगी, यानी सही वजन कितना है, उसमें से कितने की त्रुटि की है, गलती की है या कम तोला है वो, और 100 से गुणा करेंगे। तो कितने की त्रुटि है, 200 ग्राम वजन कम तोल रहा है। वास्तव में वजन कितना था, ग्राम का मतलब 1000 पर होता है, तो वास्तव में 1000 ग्राम उसे तोलना था। कितने की ठगी की है 200 की, इसे हम 100 से गुणा करेंगे। तो 200/800 गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, 4 से कटेगा, तो 25% लाभ हो रहा है। 20 आदमी 4 घंटे में 30 दीवार बना सकते हैं। यदि 4 आदमी कार्य छोड़ दें तो 6 घंटे में कितनी दीवार बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला होता है M1 H1/W1, ये इक्वल होता है M2 H2 W2। M का मतलब हो जाएगा आदमी, H का मतलब घंटे, अगर दिन दिए हों तो यहाँ D1 लिखेंगे, और वर्क का मतलब पहले कितना काम हो रहा। इधर दूसरी तरफ बाद में कितने आदमी हैं, कितना समय और कितनी दीवारें। तो वैल्यू पुट करते हैं। 20 आदमी कितने घंटे में, 4 घंटे में कितना काम करते थे, 30 दीवार बना सकते थे। दूसरी तरफ 4 आदमी छोड़ गए, कितने आदमी बचे 16, कितने घंटे काम करेंगे 6, कितनी दीवार बनाएंगे ये ज्ञात कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 कटेगा 8 पर, फिर ये 4 से 2 पर, 2 6 12, 3 से गुणा करेंगे 12 ये, यानी 36 दीवार बनाई जा सकेंगी। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 9 16 का अनुपात हो तो उनके परिमापों का अनुपात बताएं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो 2 वर्ग हैं, एक को मान लेते हैं भुजा 1 और दूसरे को हम लिख लेते हैं भुजा 2, दोनों का स्क्वायर ले लिया है। इनका अनुपात दे रखा है 9 और 16। यहाँ से यदि हम स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो वो √1 बन जाएगा, तो हमारे पास भुजाएं आ जाएंगी। तो पहली भुजा A1 आ जाएगी
9 का √3 होता है और दूसरी आ जाएगी 4। तो भुजाओं के बीच अनुपात आ गया 3 और 4। हमें बताना है परिमापों का अनुपात। तो जो वहाँ पर दोनों वर्गों में भुजाओं का अनुपात है वही इनके परिमापों का अनुपात होगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप हम जानते हैं 4 गुणा भुजा होता है। तो दोनों तरफ हम 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 से 4 आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 3:4। 19 की पावर 200 को 20 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन है 19 की पावर है 200, डिवाइड करना है 20 से और रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो 19 यदि अकेला होता यानी 19/20 होता तब हमारे पास रिमाइंडर क्या होता। तब हमारे पास दो तरह के रिमाइंडर होते हैं जब भी हम भाग करते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर कि 19 को हम भाग करें 20 से और 0 पर भाग दें, कितना शेष बचेगा 19। लेकिन यदि हम इससे एक बड़ी संख्या से भाग देते हैं यानी 20 × 20 तो -1, ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का। तो 19 को 20 से भाग करने पर -1 बचता है, ऊपर पावर कितनी है 200 है। अब -1 की पावर है सम संख्या, तो आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी ही हो 1 नहीं आना है, केवल साइन देखना है। साइन के लिए हमने देखा कि ये सम संख्या है, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक तरीका हम लगा सकते हैं कि हम 1 से 97 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को जोड़ दें और जो भी ऐड आएगा उसमें से हम माइनस कर देते हैं 1 से 74 तक की संख्याओं का जोड़। तो 1 से जब जहाँ तक की संख्याएं दी होती हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है कि नेचुरल नंबर कुल कितने हैं उसमें आप 1 जोड़ो और 2 से इन्हें भाग कर दो। अब 1 से 97 तक की संख्याओं का योग निकालें पहले, तो 97 नंबर हैं कुल, 97 में 1 जोड़ देते हैं 98, 2 से भाग कर देते हैं, 2 से कटेगा ये 49 पर। अब 97 को हम 49 से गुणा करने जा रहे हैं। 49 को ये मान सकते हैं कि ये है हमारे पास 50 - 1। 97 को 50 से करें तो 97 × 5 = 485, 4850 - 97 × 97, तो ये जोड़ आ जाएगा हमारे पास 4753। तो 1 से 97 तक का जोड़ ये है। इसी तरह 1 से 74 तक का जोड़ निकालें तो वो हो जाएगा इसी फॉर्मूले में 74 × 75/2, 2 से घटा 37। 70 को लिख सकते हैं 70 + 5। पहले 37 को 70 से गुणा करते हैं तो वो हो जाएगा 0, 7 × 7 = 49, हासिल 4 यानी 2590। फिर 5 से गुणा कर देते हैं, 5 × 7 = 35, हासिल 3, 5 × 3 = 15 और 3 = 18। तो कितना हो गया जोड़ 5, 7 और ये हो जाएगा 25, 26 और 1 27। ये इसमें से माइनस कर देते हैं, 13 में से 5 गए 8, 14 में 7 गए 7 और ये बचेगा 19। तो 1978 हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि किसी वस्तु पर 100 रुपये लिखा हुआ है, 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है। जब उस पर हम यह पहला अटैम्प्ट करेंगे तो 20% छूट का मतलब 100 की वस्तु हो जाएगी 80 रुपये की। अब 80 रुपये पर 15% की छूट, 80 का 15% होता है 12, यानी वस्तु रह गई 68 की। 68 पर फिर 10% की छूट, वो होता है 6.8। तो हमारे लिए वस्तु का मूल्य हो जाएगा यहाँ से ये जो माइनस करेंगे 61.20, ये हो जाएगा इन क्रमिक छूटों के बाद। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ भी हम मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य 100, पहले 25% की छूट, वस्तु का मूल्य रह जाएगा 75 रुपये। फिर 75 का 12% छूट है, 75 का 12% होता है 9, 75 × 12/100 आप चेक कर लेना। तो 9 की छूट के बाद वस्तु का मूल्य रह गया 66 रुपये। 66 का फिर 8% छूट है 66 पर, तो 66 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 × 6 = 48, यानी आता है 528, 5.28 रुपये की छूट। 66 में से माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ मान लेते हैं 00 है 72, 60, 72। तो पहले जब ये 3 क्रमिक छूटें थी तो मूल्य रह गया वस्तु का 61.2 रुपये और दूसरे इस छूट के बाद रह गया 60.72। तो ये ग्राहक के लिए सस्ती पड़ेगी, इसका मतलब आंसर हो जाएगा सेकंड। यदि 5 की पावर 9 = 3125 हो तो 5 की पावर 9 - 3 का मान बताएं। यहाँ पर ये भी पूछ सकते थे कि 5 की पावर 6 का मान बताएं, एक ही बात है। तो हमें इसका यूज़ करना होता है जो मान हमें दे रखा होता है। कहने का मतलब कि हमें दे रखा है कि 5 की पावर 9 - 3 की वैल्यू बताओ। तो 5 की पावर 9 - 3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 9/5 की पावर 3, क्योंकि जब बेस सेम होता है और जब हम इस जो 5 की पावर 3 है इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो गातें आपस में माइनस हो जाती हैं, गुणा में ऐड हो जाती हैं, ये घातांकों के नियम होते हैं। अब 5 की पावर 9 का मान हमें दे रखा है 3125, 5 की पावर 3 का मान हम जानते हैं कितना होता है 125 होता है। अब इसको हम भाग दे देंगे, 125 दूनी 250 और ये बचेगा 62 यानी 625, तो इसका आंसर आएगा 25। 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य 6 किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर है। 10 किलोग्राम चीनी और 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 1040 रुपये हो तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बताएं। हमें दे रखा है कि 12 किलोग्राम चीनी बराबर है 6 किलोग्राम चावल के। तो यहाँ से जब 6 से दोनों को काटें तो हमें मिलेगा कि 2 किलोग्राम चीनी 1 किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर है।
अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 किलोग्राम तो हमारे पास चीनी है और 8 किलोग्राम चावल है। 1 किलोग्राम चावल हम देख रहे हैं 2 किलो चीनी के मूल्य के बराबर है, तो 8 किलो चावल हो जाएंगे 16 के इक्वल, यानी कुल हमारे पास 26 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 1040। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 26 से जब इसको काटेंगे 26 चौके 104, तो 40 रुपये प्रति किलो ये चीनी का मूल्य है। एक पुरुष, एक स्त्री या एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष व एक स्त्री के साथ कितने लड़के और लगाए जाएं ताकि वे कार्य एक दिन में कर सकें। तो चूंकि लड़कों को और लगाना है तो हम पुरुष और स्त्री दोनों को बॉयज़ के साथ कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को देखें, 3 पर यदि काटेंगे दोनों को तो एक आदमी आएगा 4 बॉयज़ के इक्वल। इसी तरह इन दोनों को कंपेयर करें, 4 पर दोनों को काटें तो एक स्त्री आएगी 3 बॉय के इक्वल कार्य करने में। अब कुल कार्य कितना है, 3, 4 और 12 का एलसीएम होता है 12, तो कुल 12 कार्य है। और यह भी दे रखा है कि एक लड़का एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो 12 कार्य को करने के लिए यानी 12 लड़के चाहिए। हमारे पास लड़के हैं कितने, यहाँ पर 4 और 3 7 हैं, तो कितने लड़के और चाहिए एक्स्ट्रा 5। तो ये हमारा आंसर है। एलसीएम ज्ञात करना है। संख्याएं हैं 0.45, 2.7, 1.5। तो इनमें पहला काम तो करना होगा कि इक्वल प्लेस पर हमें ये डिजिट लेके आने होंगे दशमलव के बाद। तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, इधर 1 इधर 1, तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं सभी के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब यह मान लेते हैं कि इनके साथ दशमलव नहीं है, तो हमारी संख्याएं हो गई 45, 270 और 150। इन 3 के लिए अब हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। 135 वह सबसे छोटी संख्या है जो 45, 27 और 15 से भाग हो जाती है, और एक 0 भी है, तो 1350 ये तो हो गया एलसीएम। अब हमें वापस पॉइंट भी लगाने हैं। अब हम देख रहे हैं 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के, तो 13.5 ये एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का।